होगी कि कल अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। अच्छा, आज अपन क्या करेंगे ना, बेसिकली थोड़ा सा कंज्यूमर की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट। अभी तक जो हम लोगों ने बेसिक से बेसिक चीज़ें देखी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर देखा है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, चौथा आज अपन किसके ऊपर फोकस करेंगे? कंज्यूमर के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ, हम लोग जो लॉजिक लगा के आए थे अभी तक, राइट, हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया कि अगर हम लोग हमारे ओनर्स के प्रति फेथफुल नहीं रहेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? ओनर हमारे बिजनेस के अंदर पैसा नहीं डालेगा, ठीक है। सेकेंड, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति फेथफुल नहीं रहेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी नाराज़गी दिखाएंगे एंड वो हमारे साथ लॉयल नहीं रहेंगे, राइट, क्योंकि उनको जॉब का कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, उनको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। आज हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे ना वो कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एवरी बिजनेस। प्रैक्टिकल लेवल में मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ ना, तो कंपनी को जो कैपिटल मिलता है वो उनके ओनर्स और उनके इन्वेस्टर्स के तरफ से मिलता है, राइट। कंपनी को लाइसेंसेस और अप्रूवल जो मिलता है वो सरकार के तरफ से मिलता है। कंपनी को जो सपोर्ट मिलता है वो उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से मिलता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें बेरोजगार बैठे रहेंगे अगर उनके पास कंज्यूमर का सपोर्ट नहीं है, अगर उनके पास कस्टमर का सपोर्ट नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टुवर्ड्स द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो बेसिक कहावत सुना होगा कि कंज्यूमर इज बेसिकली द किंग ऑफ द मार्केट। हालात उसकी भिखारी जैसे करके रखते हैं बिजनेस आजकल के टाइम पे, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। अब प्रैक्टिकल लेवल में मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ, अकाउंट्स को अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे बीच में लाते हैं, जो भी आपसे कंज्यूमर परचेज करता है वो आपका इनकम होता है, आपका रेवेन्यू होता है। और ये रेवेन्यू आप कहाँ पे लिखते हो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हो, इनकम सेक्शन के अंदर, राइट। अच्छा, जो भी आपके पास बेसिकली प्रॉफिट आ रहा है वो इनकम सेक्शन के अंदर लिख रहे हो और उसी इनकम सेक्शन में से आप क्या कर रहे हो? सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग द प्रॉफिट। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके पास इनकम होगा ही नहीं तो आपके पास सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस रहेंगे। एंड अगर सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के साथ आगे बढ़ोगे तो यू विल बी इनटू लॉसेस। एंड जो आपके ओनर्स और इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है वो सारा का सारा पैसा डूब के राख हो जाएगा। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइड। पूरे के पूरे एसेट की वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी। इसके लिए एज अ कंज्यूमर्स अपने अपने को उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो अपन यहाँ पे एक एक करके उनके तरफ पढ़ते जा रहे हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं कि कंज्यूमर के प्रति हमारे सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें। मैं जब आपके साथ बात करता हूँ किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी की, मैं जब आपके साथ बात करता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी की, प्रोडक्ट आपके पास लॉन्च होने से पहले उसका ना प्री क्वालिटी टेस्ट होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर क्या होता है ना, क्वालिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। ये चीज़ शायद आपको अभी तक नहीं पता है क्योंकि आप अभी तक इंडस्ट्री के अंदर नहीं आए हो, आपने अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है, जॉब करना स्टार्ट नहीं किया है, बिजनेस करना स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपके साथ बताता हूँ, जितने भी हमारे भारत के अंदर कंपनीज हैं जो एक अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहे हैं, इवन अमूल जिसका बेसिक लेवल पे दूध, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत आम तरीके से कंज्यूम करते हैं, इनके अंदर भी ना अलग अलग क्वालिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बेसिकली टाइम टू टाइम बेसिस पे असेस करते रहते हैं कि हम लोग जो हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या वो जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है। इसीलिए दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आपको इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से लाना है मार्केट के अंदर ताकि कंज्यूमर भी सेफ फील करे और आप भी सेफ फील करो। क्योंकि जितना पैसा कंज्यूमर आपको दे रहा है उसका एक एक पैसा का वर्थ उसको मिलना चाहिए आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करके, वरना इट इज़ टोटली यूजलेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखो, यहाँ पे ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, फेयर प्राइजेस। अब सीधी सीधी बात करता हूँ मैं आपके साथ, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, दैट इज़ पानी, दैट इज़ वाटर। आपके पास ऑक्सीरिच नाम की एक कंपनी आती है जिसका बिस्लरी शायद 10, जिसकी पानी की बोतल शायद 10 या 15 रुपये के अंदर आती है। वहीं पे अगर आप बिस्लरी की तरफ जाते हो तो 20 रुपीज़ आती है। वहीं पे उसके अंदर ना अगर आप तीसरी चौथी बड़ी बड़ी टाइप्स ऑफ कंपनीज देखते हैं, ब्लैक वाटर के कैटेगरी के अंदर आता है, फिल्टर्ड वाटर के कैटेगरी के अंदर आता है, जहाँ पे पानी की कीमत शायद 600 से 700 तक जाती है, राइट। इवन बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो एज अ बिजनेस आपको ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ।
आप सब लोगों ने ना कभी तो इंडियन रेलवेज का सहारा लिया होगा ट्रैवल करते समय, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, तो जो पानी की बॉटल होती है ना वो 15 रुपीज़ की होती है, हालांकि दे चार्ज 20 रुपीज़। एंड रात के टाइम पे खास करके अगर आप उसको बोलते हो यार इसका एमआरपी तो 15 लिखा हुआ है, आप 20 क्यों ले रहे हो, वो बंदा चलती हुई ट्रेन में एक ही बात बोलता है, भाई तुमको खरीदना है तो खरीदो वरना तुम्हारी मर्जी है। अब आप मेरे को बताओ, आधी रात का समय, दो स्टेशन के बीच में आपकी गाड़ी चल रही है 70 की स्पीड में, भूखे नहीं मरोगे, प्यासे नहीं मरोगे तो और क्या करोगे? देन द लास्ट ऑप्शन इज टू परचेज द प्रोडक्ट एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट इवन दो द एमआरपी इज लेस देन व्हाट दे हैव बीन चार्जिंग, राइट। ये एक चीज़ अपने को समझना चाहिए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा रेलवे सुधर गया है, जहाँ पे जितना एमआरपी लिखा है उतना ही वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन आज भी आपकी मॉम, मेरी मॉम, आपके डैड, मेरे डैड जो इनोसेंट कंज्यूमर बन के बेसिकली ट्रैवल करते हैं रेलवेज के अंदर, उन्होंने 20 मांगा तो उनको 20 देके बेसिकली चीज़ आगे चलाते हैं, राइट। सो दिस इज अनफेयर, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर सेफ्टी। एनी आइडिया किस सेफ्टी की ये लोग बात कर रहे हैं? आजकल का जो मार्केट है ना, वो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, स्नैक्स, मोमो, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों का मार्केट है। आपको मैं टिपिकली एक शॉप का नाम नहीं लूँगा, सोया चाप खाते हैं ना आप सब लोग, ठीक है, हम इंक्लूडिंग मी, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मतलब मैं खुद को भी ये चीज़ बोल रहा हूँ। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक फ्रेंड है मेरा जो सोया चाप का इसका ना आउटलेट है उसका, सो उसके आउटलेट में मैं गया था एक बार। मैंने क्या यार तुम लोग कैसे सोया चाप बनाते हो, मेरे को बताओ यार, कहीं ना कहीं आई लव दिस प्रोडक्ट, तो मेरे को दिखा दे एक बार क्या चीज़ें कैसे चलती है। सो ही सेड मैं तेरे को मेरे आउटलेट के अंदर लेके चलूँगा, मेरे किचन के अंदर लेके चलूँगा, और मैं मेरे कॉम्पिटिटर के किचन के अंदर भी लेके चलूँगा, जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस मिलेगा। आई सेड एब्सोल्युटली यस यार, लेके चल मेरे को। सो द मोमेंट आई वेंट इनटू द किचन ना, वहाँ पे जाने के बाद अच्छा ठीक है वो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है कंपेयर टू मार्केट, लेकिन एवरीथिंग वॉज हाइजीनिक, ठीक है। उसके पैरों के अंदर यहाँ तक पिशवी पहनी हुई थी, पिशवी बोलते हैं लोग उसको, आप प्लास्टिक बोलो, आप पॉलीथीन बोलो, बात एक ही है, लेकिन ही वॉज डूइंग ऑल विद द हेल्प ऑफ हिज लेग्स। हाँ, हालांकि उसके ऊपर वो पहना हुआ था प्लास्टिक, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वो उसके लेग्स के जरिए पूरा का पूरा चीज़ें घूम रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं उसके कॉम्पिटिटर के वहाँ पे गया था ना, उसके किचन में सेम प्रोसेस था, बट देयर वाज नो प्लास्टिक, देयर वाज नो पॉलिथीन। एंड टिल हियर ही वाज इनसाइड दैट सोया चाप जिसको ऐसे मर्ज कर रहा था, एंड उसी सोया चाप को बेसिकली बना के आपके और मेरे जैसे लोग कलर के साथ बड़ी खुशी से कंज्यूम करते हैं। आप समझो, ओके ओके ओके, तेरे को काम पे लगाता हूँ अभी, देख इधर। आप मेरे को बताओ यहाँ पे कस्टमर का सेफ्टी है कि नहीं है? आप सोचो 2 घंटा अगर वो वहाँ पे काम कर रहा है तो उसके बॉडी का जो भी पसीना आ रहा है वो सब उस प्रोडक्ट में जा रहा है जो कि मसालों के पीछे छुपा हुआ है, और आपको और मेरे को नहीं समझता है। आ जाओ, पहले समझ के लेंगे, बाद में मैं लेके चलूँगा किचन में। है क्या कस्टमर सेफ्टी यहाँ पे? बिल्कुल भी कस्टमर सेफ्टी नहीं है। सेकेंड चीज़ अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, दिन रात कंज्यूम करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले की न्यूज़ है, अमूल जो कि बहुत जाना माना ब्रांड है, राइट, उसका जो दही आता है, उसका जो कर्ड आता है, उसको लेके इम्प्योरिटीज़ को लेके अभी बहुत सारी फाइंडिंग सामने आई है। पनीर की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड पनीर यानी मिक्सचर वाला पनीर मार्केट के अंदर, शिरूर के अंदर पाया गया है। शिरूर तो सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन अगर अपने पुणे के आउटलेट को भी अगर आप छानोगे ना, 80 to 85% ऑफ द पनीर विच इज़ बीइंग यूज्ड ओवर हियर इज नकली पनीर। वी नीड टू अंडरस्टैंड। मिल्क की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, पहले भी बात की थी, आज भी बात कर रहा हूँ, मिल्क के अंदर भी बेसिकली ये लोग केमिकल्स डाल के क्या करते हैं, इस तरीके से सामने पानी डालते हैं, एंड पानी भी कौन सा डालते हैं उसका अपने को कोई जानकारी नहीं है। वेन आई वॉज लिविंग अर्लियर ना, मैंने आपके साथ ये चीज़ें पहले भी शेयर की है। वहाँ पे एक बोरवेल था, बोरिंग बोलो, बोरवेल बोलो, जो भी बोलो। अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू कम एट 5 और 5:30 आने के बाद वो बंदा क्या करता था ना, एक बड़ा सा बकेट लेता था, उस बकेट के अंदर बोरिंग का पानी भरता था, एंड वही बोरिंग का पानी सीधा दूध में पलटी, एंड दूध में पलटी होने के बाद सुबह सुबह घर पे जाके बोलता था, दिस इज अ फ्रेश मिल्क विच आई कैन गिव यू। एंड द पीपल दे वर लाइक, वी आर ड्रिंकिंग प्योर मिल्क आउट ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज। आप 5 बजे उठ के आप देखोगे, अच्छा चलो ठीक है, मानता हूँ मैं आपके लिए वो बोरिंग का पानी प्योर है, लेकिन जब पानी जाता है तो मिक्स करने के लिए एटलीस्ट यूज सम कंटेनर, हाथ जाता है और हाथ धुलता है, एंड यू नेवर नो उसी हाथ से क्या क्या चीज़ें बनी है। दिस इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर।
जो ये नहीं खाता है उसको वो पीना पड़ रहा है, एंड उसके वो पीने के कारण क्या उसको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एब्सोल्युटली यस। सो आर यू फेयर टुवर्ड्स योर कस्टमर्स? बिल्कुल भी नहीं। चौथी चीज देखो क्या है, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है फेयर एंड लवली, राइट? आप मेल का ले लो, आप फीमेल का ले लो, आप समझना मेरी बात को। ये एग्जांपल्स मैं आपके सामने इसके लिए रख रहा हूँ ना, और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपकी एज को ध्यान में रखते हुए वो नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे। समझना, फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से या फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट को लगाने से अगर आपके अंदर 10% भी फायदा हुआ है या होने के चांसेस है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वैसे, आपका दोस्त है वो। चलो लेट अस कम टू कॉन्सेप्ट। सो ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आप अपने कस्टमर को ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ना, वो बंदा एक बार खरीदेगा, सेकेंड टाइम खरीदेगा, ट्रायल एंड एरर के चक्कर में थर्ड टाइम खरीदेगा। यू नो देयर इज अनदर थिंग, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने पर्सनली किसी को यूज़ करते हुए भी नहीं देखा है, लेकिन आपने सुना होगा डॉक्टर बत्रा का हेयर ऑयल भी आता है, राइट? तो वो हेयर ऑयल के पॉजिटिव फीडबैक्स भी है, नेगेटिव फीडबैक्स भी है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक्स को सामने बता रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स को हमारे से छुपा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपको क्या करेगा, आज नहीं तो कल वो आपको टिपकार देगा जब भी उसको असलियत पता चलेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चीज़, ठीक है? पांचवा चीज़ देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस में आपको हमेशा किसके जैसा होना है? हमेशा आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसा होना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? समझना, आपने अगर मेरे शॉप से कोई ना कोई तो सामान परचेज किया है, चाहे वो व्हीकल हो, राइट? इन मामलों में मैं बहुत ज़्यादा स्कोडा को थोड़ा सा ये करता हूँ, स्कोडा एंड टोयोटा को थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ। Even though I have been an employee of Tata, even though I love Tata, लेकिन I do not support Tata when it comes to after sales service, right? Nexon की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, पंच की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, लाखों में गाड़ियाँ उनके पास आफ्टर सेल सर्विस के अंदर पड़ी हुई रहती है, लेकिन स्टिल दे गेट नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, जबकि आप किसी प्रीमियम सेगमेंट कार वाले के पास जाते हो, उनके शोरूम में जाते हो, आफ्टर सेल सर्विस में जाते हो, पहली बात तो आफ्टर सेल सर्विस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे चले भी जाते हो तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। और आफ्टर सेल सर्विस ही वो सर्विस है जो आपके कस्टमर को दोबारा से आपके पास लेके आएंगे। ट्रस्ट मी, टाटा जैसी गाड़ी सिर्फ वही लोग खरीदते हैं जो अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं, जो खुद की सेफ्टी चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू बिल्डअप क्वालिटी। अगर मान के चलो बिल्डअप क्वालिटी लेने के चक्कर में मेरे को बीच रास्ते पे रुकना पड़ रहा है मेरे फैमिली को लेके, दिस इज व्हाट रियली नो फैमिली विल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टाटा, ठीक है? सो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें होगी ना, वो टाटा के कस्टमर क्या करती जाएगी, एक एक करके लूज करती जाएगी। सो वी नीड टू बी वेरी मच श्योर कि हम लोग आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा दे रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छा नहीं होगा तो आपके कस्टमर दोबारा से ना आपके पास आएंगे, ना किसी को रेफर करेंगे कि आप इनके पास जाओ, ठीक है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपका मोबाइल फ़ोन इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप बात करते हो, पहले सिंपल कीपैड, फिर कॉर्टी कीपैड, फिर उसके बाद जब ब्लैकबेरी का आया था तो छोटा सा एक माउस जैसे बटन उसके अंदर दिया था। जैसे जैसे उसके अंदर आप बात करते हो, स्लिम एंड ट्रिम आने लगा, फिर उसके बाद फोल्डेबल आने लगा, फिर उसके बाद बीच में से फोल्ड आने लगा, फिर उसके बाद पीछे कैमरा ओपन होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे भारत का जो भी प्रोडक्ट है वो कभी भी बेसिकली लोग उसको परचेस नहीं करेंगे। आज के तारीख तक आईफोन 17 तक लोग उसको परचेस कर रहे हैं, हालांकि डिफरेंसेस बहुत ही माइनर है। उनका डिफरेंस ऐसा होता है कि कैमरा इधर से शिफ्ट हो गया उधर, वाओ न्यू सीरीज वन। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर यही रिसर्च है तो क्या 1.5 से 2 लाख रुपए ऐसे फोन के ऊपर खर्चा करना वर्थ है क्या? द पर्सन मी लाइक विल नॉट इवन स्पिट ऑन इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेगुलर सप्लाई, एक बार रिवीजन करा दो। व्हाट इज फर्स्ट? व्हाट इज फर्स्ट? व्हाट इज फर्स्ट? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, जो बेसिकली हर बार क्या रखता है, नजर रखता है कि आपके चॉकलेट्स की मैं आपके साथ बात करता हूँ, एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ नेम्स। डेयरी मिल्क की बात करता हूँ मैं आपके साथ। बहुत बार देखा गया है डेयरी मिल्क के फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड पैकेट्स के अंदर आपको कीड़े देखने को मिलते हैं। फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड पैकेट्स के अंदर आप डेयरी मिल्क को उसको कट करो और उसको थोड़ा सा लाइट के अंदर अगर आप देखते हो ना, आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के वॉर्म्स दिखाई देंगे, विच यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज व्हेन यू हैव द चॉकलेट इन।
क्यूरियोसिटी, देयर इज वन पर्सन जो एक चॉकलेट की फैक्ट्री चलाता है, मेरे डैड का अच्छा फ्रेंड है, आई वेंट देयर। सो व्हेन आई वेंट देयर ना, वहाँ पे आपको पता है चॉकलेट बनाते कैसे, जब वो लोग चॉकलेट बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एंड उसके ऊपर मच्छरदानी लगाया जाता है ताकि वो कीड़े उसके अंदर ना जाए। आप मेरे को बताओ, मच्छरदानी जो लगाएंगे वो ऊपर से कीड़े को अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन जो साइड से घुस चुके हैं उसका क्या, वो मिक्स हो जाते हैं एंड मिक्स होने के बाद वो आपके चॉकलेट में हो जाते हैं एंड आप उसको कंज्यूम करते हो और अपने आप को आप प्योर वेजिटेरियन बोलते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द केस, ठीक है। व्हाट इज नंबर 2? व्हाट इज नंबर 2? एमआरपी का नाम सुना आप लोगों ने? एमआरपी के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या मैं फेयर प्राइस दे रहा हूँ? नहीं। एमआरपी या एमआरपी के नीचे अगर हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेरे कस्टमर को फेयर प्राइस दे रहा हूँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज नंबर 3? कस्टमर सेफ्टी कैसे पता चलेगा? उसके हेल्थ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर उसके हेल्थ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या उसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर या उसके इंटरनल के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो दिस इज वेयर द कस्टमर विल नेवर रिटर्न बैक टू यू, राइट? व्हाट इज नंबर 4? ऑनेस्ट एडवर्टीजिंग। ऑनेस्ट एडवर्टीजिंग का जो ऑपोजिट है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के शिकार 99% ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स बनते हैं। आप मेरे को प्रैक्टिकली एक बात बताओ, अपने भारत के अंदर एडवर्टीजमेंट इस प्रकार से होते हैं कि बंदा एडवर्टीजमेंट देख के बोले कि यार मेरे को ये चीज़ खरीदना है। क्यों खरीदना है? नीड है नहीं है, बस ये खरीदना है क्योंकि इसकी एडवर्टीजमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। दिस इज वेयर मेनी ऑफ द कंज्यूमर आर स्पेंडिंग नाउअडेज। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यार, इम्पल्सिव बाइंग। यू नो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? अनवांटेड चीज़ों को आप बाय करते हो जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हो। एडवर्टीजमेंट का आज का रोल बहुत ज़्यादा है। आप देखो इंस्टाग्राम के अंदर भी बीच में स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट आते हैं। स्नैपचैट की मैं आपके साथ बात करता हूँ तो बीच बीच में कभी एआई घुस के आ जाता है। इसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करता हूँ तो वहाँ पे अगर आप यूट्यूब के रेगुलर कस्टमर हो तो हर एक वीडियो के बाद आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये म्यूचुअल फंड्स है एंड आप इसको परचेस कर सकते हो। फेसबुक की आप मेरे साथ बात करो, यानी हर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट के आगे बिक चुका है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट सोशल मीडिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पे आप न्यूज़ देखने वाले भी बंदे हो ना, मनी कंट्रोल जैसा एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ आते हैं। यू आर वॉचिंग द नेशनल न्यूज़, सीरियस कंसर्न है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो सम म्यूचुअल फंड का या कोई बनता ही एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, क्या आप इसको खरीदना चाहते हैं? अरे जो देखना है वो देखने दे, बाद में बता मेरे को खरीदना नहीं खरीदना। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज नंबर 5? आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं, जब कस्टमर आता है तब तो आप बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसको सामान चिपकाते हो, लेकिन जब वो सामान लेके जाने के बाद कहीं पे भी अग्रीव होता है, कहीं पे भी उसको पछतावा होता है या प्रॉब्लम फेस करता है, यू हैव टू एंटरटेन ऑन देम, राइट? यू हैव टू एंटरटेन। अगर आप एंटरटेन नहीं करेंगे वो बंदा आपके पास वापस कभी आने वाला नहीं है। व्हाट इज नंबर 6? रिसर्च। अच्छा, रिसर्च करने की जरूरत है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्पेक्स के अंदर कैमरा लगा है, स्पेक्स के जरिए आप फोन पे बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से 10 साल पहले देयर वाज नो टेक्नोलॉजी कि आपको वॉचेस के जरिए बातचीत करने को मिले। आज आप वॉचेस के जरिए बात कर रहे हो एंड आने वाला जो टाइम है आप स्पेक्स के जरिए अगर क्या कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप सोचो टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ रहा है, राइट? सो दिस इज ओनली पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखो क्या बता रहा है, रेगुलर सप्लाई। ओनियंस की बात करता हूँ मैं आपके साथ, टमाटोज की आपके साथ मैं बात करता हूँ। यू नो ओनियंस एंड टमाटोज को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि ये तो ब्लैक होल्डिंग होती है। कोविड के टाइम पे देयर वाज वन मेडिसिन, देयर वाज वन इंजेक्शन जिसको रेमडेसिविर नाम से जाना जाता था, जिसकी कीमत हार्डली 1.5 से 2,000 रुपये होती है, राइट? कोविड के टाइम पे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, वो इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। ट्रस्ट मी, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बावजूद जो डॉक्टर्स होते थे और जो मेडिकल होते थे, नॉट ऑल लेकिन फ्यू, जिनके अंदर इंटेंशन था कि हमको पैसा कमाना है इस मुसीबत के टाइम के अंदर भी, उन्होंने सारे के सारे मेडिसिन को, सारे के सारे इंजेक्शन को क्या कर दिया, स्टॉक में होल्ड करके रख दिया। जब कंज्यूमर आया उसने बोला इमरजेंसी है यार, दो मैं 2,000 का तुमको 3,000 देने के लिए तैयार हूँ। ही सेड सॉरी मेरे पास चीज़ नहीं है। 3 का 6 हुआ, सॉरी मेरे पास स्टॉक नहीं है। 6 का 12 हुआ, सॉरी मेरे पास स्टॉक नहीं है। 12 का 24 हुआ, सॉरी मेरे पास स्टॉक नहीं है। वो वैक्सीन 80,000 रुपये को बिकना स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था यार ये वैक्सीनेशन अगर नहीं लगेगी ना, अनफॉर्चुनेटली मेरे जो घर का आदमी है उसकी डेथ हो जाएगी। दिस वॉज द प्रिजम्पशन, दिस वॉज द अजम्पशन ऑफ पेशेंट के फैमिली के माइंड में कि अगर ये वैक्सीन नहीं लगी तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है।
2000 की वैक्सीन को अगर आप 80,000 में बेच रहे हो, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे करके डॉक्टर्स के पास से और मेडिकल के पास से ट्रस्ट उठता जाएगा एंड एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप खुद का इलाज खुद करना स्टार्ट कर दोगे। इन चाइना में दिस इज पॉसिबल, इन चाइना में दिस इज पॉसिबल, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। व्हाट इज नेक्स्ट? अटेंड कंप्लेंट्स। क्या कंप्लेंट हो सकता है आपको एज अ कंज्यूमर? आपको मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आपने वो देखा है क्या, एक जेठालाल का एपिसोड है यार, तारक मेहता का, शैम्पू लगाता है वो, और शैम्पू लगाने के बाद उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं। जब सारे बाल खड़े हो जाते हैं तो ही वॉज ऑफ द क्यूरियस कि यार अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी तो मेरी पूरी तरीके मेरी जिंदगी खराब हो गई। अच्छा जिंदगी खराब हो गई वो छोड़ो, जिंदगी खराब होने से पहले वो सोचता है कि बबीता देखेगी तो क्या होगा। आप मेरे को बताओ, उसका जो फ्रेंड था उसने कॉल सेंटर को फ़ोन किया, और कॉल सेंटर को फ़ोन करने के बाद उनको समझ में आया कि 24 घंटे के अंदर बाल आपके जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो जिस पेशेंट का हाल अभी बेहाल है उसको अगर तसल्ली मिल जाए कि 24 घंटे में मैं वापस अपनी जगह पे आ जाऊंगा, कहने से ही विल बी बिट रिलैक्स्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने से उसकी कंप्लेंट जो थी वो अटेंड की गई। अगर कंप्लेंट अटेंड नहीं होगी ना, इट इज एज गुड एज कि आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे हो। एंड अगर आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे हो ना, नो वन इज रेदर विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। ये चीज़ एक अपने दिमाग में बिठा दो, राइट? ट्रेनिंग सबसे वाहियात चीज़, सबसे झूठ, बड़ा झूठ यहाँ पे लिखा है। आप कंज्यूमर को ट्रेन करोगे? कैसे ट्रेन करोगे उसको? हाउ कैन यू ट्रेन कंज्यूमर? मैं आपसे दूध लेने आया हूँ, आप मेरे को सिखाओगे कैसे दूध को गर्म करना है, कैसे उसको उबाल के कप में डालना है और कैसे उसको सिप करके पीना है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज लिखा होता है, देखा है? फेस वॉश के पीछे अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर तरीके से बताते कि कितने ड्रॉप्स आपको लेने हैं, किस तरह से आपको उसका मसाज करना है और किस तरीके से आपको उसका आउटपुट मिलेगा। मेडिसिन की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, इमेजिन अ सिचुएशन जब आप किसी, सर आपको क्या चाहिए, क्या डिस्कस कर रहे हो आप लोग कब से? इरिटेट हो रहा है कब से यहाँ पे ये कर रहे हो? 2 रो में से आवाज आ रहा है, 2-3 लोगों में से आ रहा है, डोंट वांट टू पॉइंट आउट है। समझ के चलना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, प्रोडक्ट के पीछे उसका इंस्ट्रक्शन टू यूज लिखा हुआ रहता है। इवन फॉर क्लोथ्स, जब भी आप शर्ट खरीद के आते हो उसको किस तरीके से धोना है उसके बारे में भी ना इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। अगर आप वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आपका महंगे से महंगा प्रोडक्ट यहाँ पे सत्यानाश हो सकता है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अगर मेरे सामने कोई कस्टमर आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप उसको नहीं बता सकते हो प्रैक्टिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने प्रोडक्ट के पीछे लिख के देना पड़ेगा। एंड आज के तारीख में हर एक प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ रहता है कि आपको इस प्रोडक्ट का अगर यूज़ करना है तो किस तरीके से करना है। एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो आपको क्या साइड इफेक्ट्स होगा, और कम यूज़ करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस, आपको जितना रिजल्ट चाहिए था उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? कंज्यूमर को परेशान करना, उसको उसकी बेइज्जती करना, उसकी इज्जत उतारना। आई मीन टू से व्हेन यू आर टॉकिंग टू द कंज्यूमर, यू आर रेजिंग द वॉइस एंड यू आर टेलिंग देम यू डोंट नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, इसके कारण ये खराब हुआ है। दिस इज व्हाट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स। या और क्या लगता है आपको कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है? किस तरीके से आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट कर सकते हो? जस्ट अप्लाई योर माइंड। एक्सप्लॉयटेशन, ओके। और कुछ बता सकते हो क्या आप इसके लिए? कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप अपने सबसे पहली कार लेने के लिए गए हो स्कोडा के कंपनी में। स्कोडा के कंपनी में सबसे पहली कार आपने सामने वाले को बोला कि यार मेरे को ये गाड़ी चाहिए, एंड वहाँ पे आपने जो वहाँ पे बंदा था जो आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसके सामने एकदम आपने फुल एक्सेलरेट कर दिया। फुल एक्सेलरेट करने के बाद उसने बोला, अरे मतिमंद, गाड़ी चलाने आता क्या तेरे को? आई एम हियर टू परचेज द व्हीकल ऑफ अराउंड 10 to 12 lakhs। एंड जैसे ही मैंने एक्सेलरेट किया खुशी से कि दिस इज़ माई लाइफ की फर्स्ट कार, डोंट यू थिंक सो अगर वहाँ के बंदे ने मेरे को बेइज्जती किया, विल आई एवर परचेज द कार फ्रॉम दैट? आई विल नेवर। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब सिर्फ बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि उसको झूठ बोलना भी है, उसको बेसिकली एमआरपी के ऊपर प्राइस भी देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, दुकानदार खास करके किराने वाले, जब आप उनसे दाल लेते हो एंड बाजू वाला अगर 75 रुपीज़ को दाल दे रहा है एंड ये 85 रुपीज़ को दे रहा है, तो ये क्या बोलता है, अरे उसका क्वालिटी ख़राब है, मेरा क्वालिटी अच्छा है।
सेम पोते में से निकाला है दाल था एंड सेम खेत में से वो दाल उग के आया। आप मेरे को बताओ, आप कंज्यूमर को क्या कर रहे हो? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है तो आप उसको बेवकूफ़ पे जैसा गोल गोल घुमा रहे हो एंड वो आपके जाल में फंस के क्या कर रहा है, पूरी तरीके से आपके साथ डील कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो कंज्यूमर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। इन शॉर्ट, आपका कंज्यूमर आपका मार्केट का किंग है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो पूरे बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। इतना समझ के चलना, ठीक है? व्हाट इज फर्स्ट थिंग, एक बार फटाफट बता दो। व्हाट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? गुड क्वालिटी। व्हाट इज नंबर 2? फेयर प्राइसेस। बहुत सी बार क्या होता है ना, इमरजेंसी के कारण आप फेयर प्राइसेस का कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। आधी रात को अगर आप कोई चीज़ लेने चले जाओ, कोई चीज़ छोड़ो, अगर आधी रात को कोई आप रिक्शा को भी हायर करने की कोशिश करोगे ना, टैक्सी को भी हायर करने की कोशिश करोगे ना, बंदा एक ही बोलेगा सर रात का टाइम है। और वो बंदा अगर देखेगा कि इमरजेंसी है, 50 में जाने वाला भी बंदा बोलेगा 200 देता हूँ, मांगता है तो बैठ, नहीं मांगता है तो तेरी इच्छा है, जा। उसको मालूम है किधर तक भी जाएगा, आएगा वापस मेरे पास है। इसके लिए आपके और मेरे जैसे सिटीजन्स ने आज के टाइम पे ओला और उबेर को एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल ड्राइवर्स है, जो फिजिकल रिक्शा वाले हैं, 100 में से 100 नहीं, लेकिन 100 में से 10 ऐसे निकलते हैं जो बेसिकली इमरजेंसी का गलत फायदा उठाते हैं और आपको बोलते हैं सर बैठना है तो बैठो, मगर तुम्हारी इच्छा। ऑनलाइन केस में कहना है आई कैन चेक रीजनेबल फेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रीजनेबल फेयर मिल रहा है तो ही मैं बुक करूंगा, वरना मैं बुक नहीं करूंगा, राइट? ऑनलाइन शॉपिंग को आज की तारीख पे अगर हम लोग गालियाँ देते हैं तो हमको समझना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो जन्म हुआ है ना, वो हमारे कारण ही हुआ है। बिकॉज कस्टमर इज नेवर सेटिस्फाइड विद फिजिकल शॉपिंग। उनको फिजिकल शॉपिंग में कोई दिक्कत थी, उनको फिजिकल शॉपिंग में कोई शॉर्टकमिंग्स लगी, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को एक्सेप्ट किया है। एंड आज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग को एक्सेप्ट करके ये बोलते हैं कि फिजिकल दुकानदार बेचारे पैसे नहीं कमाता। इट इज़ अस, वी शुड बी ब्लेमिंग आवरसेल्फ कि हमारे कारण ही सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से अपने को आगे चलना चाहिए। आज अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल नहीं रखेंगे, देयर विल ऑलवेज कम अ टाइम जब कस्टमर आपका ख्याल नहीं रखेगा। एंड जिस दिन कस्टमर ने आपका ख्याल रखना बंद किया ना, आपका बिजनेस चंगी 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बंद हो जाएगा। यू नो, आई एम गिविंग यू द वेरी सिंपल एग्जांपल। आपने अब्दुल को देखा है तारक मेहता के अंदर? वो बंदा फूड डिलीवरी खुद करता है क्या? आप मेरे को बताओ, जो सोसाइटी के बाहर जनरल स्टोर वाला है, वो अगर सोसाइटी को सब होम डिलीवरी करेगा तो हमको ब्लिंकिट और ज़ेप्टो की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। दिस इज टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर्स। सो अगर आप अपने कस्टमर्स का ख्याल नहीं रखोगे, कस्टमर ऑनलाइन निकालेगा, ज़ेप्टो डाउनलोड करेगा, ब्लिंकिट डाउनलोड करेगा और 10 मिनट के अंदर डिलीवरी घर पे मंगाएगा, तुम बैठे रहेंगे अपने शॉप पे अच्छा क्वालिटी का सामान लेकर। इट इज़ नॉट डन। वी नीड टू अंडरस्टैंड आज का जो बिजनेस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन पैसा हर एक के पास है। एंड जिसके पास पैसा है ना, वो बंदा बोलता है यार 25 रुपये डिलीवरी चार्ज ले, लेकिन घर पे मेरे को सामान दे के जाए। यहीं पे अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है तो आप अपने कस्टमर को बोल सकते हो कि मैडम एक फ़ोन कर दिया करो, मेरे ऑफिस के जरिए मैं आपको क्या करूँगा, सारा का सारा सामान भिजा दूंगा। ऑफिस बॉय के जरिए सारा का सारा सामान भिजा दूंगा। समझ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज नंबर 3? कंज्यूमर या कस्टमर सेफ्टी। मंचूरियन बनता है, उसमें मच्छर मिक्स हो जाता है, आपने बोला कस्टमर ने देखा क्या? नहीं, निकाल के बाहर फेंक दिया, तुरंत उसको पार्सल वहाँ पे सर्व कर दिया, खा भाई कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखा उसने, ओ शी वी डोंट यूज दिस प्रोडक्ट। इस तरीके का अगर आप अनफेयर ट्रीटमेंट करोगे ना, ट्रस्ट मी, नो कंज्यूमर इज गोइंग टू कम बैक। ठीक है? व्हाट इज नंबर 4? ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। रेड बुल विल गिव यू विंग्स। कहाँ से निकलेगा वो तो बताया नहीं, कब निकलेगा वो भी नहीं बताया। दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? व्हाट इज नंबर 5? After sales service. What is number 6? What is number 7? Regular supply का मतलब होता है किसी भी तरीके का ब्लैक होर्डिंग आप नहीं करोगे, सामान का जब्त करके अपने पास नहीं रखोगे कि प्राइस बढ़ेगा। आज के टाइम पे ऑनियंस, पटाटोस, ये सारी की सारी चीज़ों का ब्लैक होर्डिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि सरकार क्या करती है, बेचारे गरीब फार्मर से 1 रुपया 2 रुपया किलो में खरीदती है और अपने पास उसको रखती है जब तक इसका प्राइस 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया नहीं होता है, और 40 होने के बाद उसको मार्केट में लाती है। जो गरीब बेचारा फार्मर वहाँ पे मेहनत करके उगा रहा है, उससे 2 या 3 रुपये में खरीद के उसने ज़्यादा प्राइस मांगा तो उसको बॉयकॉट कर देता है। दिस इज वेयर इन द सोसाइटी विच वी आर लिविंग, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, राइट? व्हाट इज नंबर 8? अटेंड कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स कब होगी? जब वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। अगर वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और आप उसके कंप्लेंट्स को नहीं सुलझा पा रहे तो ट्रस्ट मी, ही विल नेवर कंज्यूम योर प्रोडक्ट्स अगेन। आप समझ आना, आपने रेनकोट लिया,
आप रेनकोट लेके अगर बारिश में उतरते हो फिर भी आप गीले हो रहे हो अंदर से, आप कभी उस रेनकोट को दोबारा परचेस करोगे ना, आप रेनकोट को परचेस करोगे ना किसी को सजेस्ट करोगे। और मैं ये बात अपने रेनकोट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख रहा हूँ, ये शूज के अंदर भी बोल रहा हूँ। समझो तुम, इट इंक्लूड्स मेनी अदर प्रोडक्ट्स। व्हाट इज नंबर 9? व्हाट इज नंबर 9? क्या है 9th? ट्रेनिंग कैसे देंगे? सामने आएगा तो उसको बताएंगे। अच्छा अगर वो नहीं सुन रहा है तो प्रोडक्ट के पीछे उसको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में तो वैसे भी सारी चीज़ें जा रही है। व्हाट इज लास्ट? अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी तरीके से आप अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट मत करो, ना प्राइस को लेके। बहुत सी बार क्या होता है ना, जो बंदा बिजनेस करता है ना उसका ईगो हर्ट होता है कि यार ये सामान मेरे पास कैसे वापस लेके आया है। अब मेरे घर के नीचे एक किराने वाला दुकान है, पास वाली आंटी गई, उसको बोली कि यार आपसे आज शाम को दूध लेके गई थी, रात को आज पूरा का पूरा दूध फट गया है। यू नो व्हाट ही सेड, 20 साल से दूध बेच रहा हूँ। अरे आप 20 साल से दूध बेच रहे हैं, नो वन इज डिनाइंग दैट, लेकिन जो शाम को लेके गया वो फट गया। आप उसको बोलो ना फट गया, ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अगर आप उसको बोल रहे हो 20 साल से दूध बेच रहा हूँ और आप उसको भाषण दे रहे हो, दिस इज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। एक तो लेके आधा लीटर गए, वो भी बोल रहे हो फट गए, मेरे को मिला क्या, मैं तुमको क्या दूंगा। एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। समझ में आया कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनी डाउट टिल हियर? धन्यवाद। बहुत गलत मतलब निकाल के